नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूं ये गलत बात है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आपके सामने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा बी एड सेमेस्टर थर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट के पेडागोगी में जो पूछे गए क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स का वो मैं लेके आऊँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स ये 2016-18 का है, देख सकते हैं कुल 90 मिनट्स का क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ग्रुप ए का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए देखता हूँ मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ द फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, यानी फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन बोल रहा है शंकु का आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि ये बेलन के क्षेत्रफल का 1/3 गुना होता है। तो कहीं अगर नजर आ रहा है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। क्लियर ना। और अगर यही फ्रेंड्स आता है कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच केवल होता है। क्लियर ना। एंड सॉरी, बेलन का आयतन हो गया ये। एंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो द्वारा दिए गए निम्नलिखित सूत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीरोज फार्मूला फॉर द डिटरमाइनिंग द एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं हीरोन का सूत्र जो कि क्लास 9th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले एस निकालते हैं, यानी कि एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो उसका फार्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। क्लियर ना। और उसको जब क्षेत्रफल जब निकालते हैं, तो जब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो फार्मूला यूज करते हैं रूट आगे लगाते हैं, फिर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी फ्रेंड्स ये होता है फार्मूला। रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, रूट एस एस माइनस ए रूट एस माइनस बी इंटू ये सी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आते हैं इसमें एस क्या है, तो फ्रेंड्स एस इक्वल टू ना पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल सेमी ट्रायंगल, उसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आर यू गेटिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द नेचर ऑफ इवेल्यूशन इज, यानी मूल्यांकन क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बनता है। मूल्यांकन जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मापन प्लस मूल्य निर्धारण। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि गुणात्मक और परिणात्मक दोनों को ऐड करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा, यानी कि बोथ। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव सेंटर एग्जाम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य केंद्रीय परीक्षा होती है। केंद्रीय परीक्षा के बारे में बोल रही है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऐसे एग्जाम बहुत। तो देखिए आप लोग एग्जाम देते हो ना, तो देखिए जो भी एग्जाम होता है यानी फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव सेंटर का, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होती है और ऐसे भी पेपर होती है। तो इसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, उद्देश्य केंद्रीय परीक्षा होती है, तो दोनों होती है, यानी बहुत पेपर आप लगा सकते हैं, यानी बहुत A1 B। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विशेषता है, यानी फ्रेंड्स कौन सा इसमें से वस्तु ऑब्जेक्टिव परीक्षा की विशेषता है। तो देखिए रियलेबिलिटी भी होती है, वैलिडिटी भी होती है, ऑब्जेक्टिविटी भी, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर ना। यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यही था लास्ट क्वेश्चन, हाँ नहीं नेक्स्ट और। तो ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स आप लोग ऑब्जेक्टिव जो पांचों में बताया। अब आता हूँ मैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी जो होगा क्वेश्चन वह आप लोगों का शॉर्ट टाइम क्वेश्चन होता है। तो शॉर्ट टाइम क्वेश्चन के लिए मैं आ चुका हूँ। देखिए इसमें आप लोगों को ज़्यादा नहीं, केवल 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है या बनाना है। तो मैं देखना चाहता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1, गणित विषय के लिए शिक्षण अधिगम के लिए योजना के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। यानी क्वेश्चन आप लोग को सबसे पहले देखना है, गणित विषय के शिक्षण अधिगम के लिए योजना के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये जानना चाहिए गणित क्या है, गणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हो। आगे आप लोग गणित के बारे में आप लोग लिख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है। फिर उसके बारे में आप लगा सकते हैं उसके योजना के बारे में। तो हम लोग जानते हैं गणित क्या है। तो गणित देखिए, भारत में गणित भाषा की जो उत्पत्ति हुआ है संस्कृत से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्लियर है ना। और अब इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम के आधार पर होता है। अब लोग ये जाने अधिगम क्या होता है। तो अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, देखिए जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, अभ्यास और प्रशिक्षण के अस्थाई में परिवर्तन लाता है। ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बोल रहा, गणित विषय में शिक्षण अधिगम के योजना के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। यानी कि आप गणित अगर किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा प्लानिंग करता है उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। क्लियर है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आप क्लास में जाने से पहले क्या क्या प्लानिंग से जाते हैं गणित पढ़ाने के लिए। जैसे आप लोग सबसे पहले शैम पर जाते होंगे तो चौक रखते होंगे, गणित को पढ़ाने के लिए स्केल रखते होंगे, यानी कि जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उस सभी चीज़ का यूज करते होंगे। तो ये सारी चीज़ को आप लोग को लिखना पड़ेगा जो जो प्लानिंग से आप जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट,
व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग रिसोर्स इन द मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में अधिगम स्रोत से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ये मैक्सिमम आ सकता है। तो देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन लिख रहा फ्रेंड्स, गणित में अधिगम स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो गणित में अधिगम स्रोत यानी कि अधिगम स्रोत से आप क्या देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स गणित में जो अधिगम स्रोत होता है उसको मैं बताता हूँ। पहला हो सकता है गणित क्विज पहेली, यानी गणित को सिखाने के हम लोग गणित के लिए गणित क्विज पहेली होता है, यानी क्विज के माध्यम से हम लोग गणित सीख सकते हैं, पहेली के माध्यम से सीख सकते हैं, कार्यशाला के अनुसार सीख सकते हैं, सेमिनार के अनुसार सीख सकते हैं, है ना। तो फिर प्रोजेक्ट के अनुसार सीख सकते हैं, फिर खेल के द्वारा सीख सकते हैं, मॉडल परिषद के द्वारा सीख सकते हैं, प्रयोगशाला के द्वारा सीख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ा से हम लोग सीख सकते हैं। तो गणित के अधिगम स्रोत आपका बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊँ उससे आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं, देखिए सेमिनार लिख सकते हैं, फिर गणित क्विज पहेली लिख सकते हैं, फिर उसके साथ खेल प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, फिर मॉडल परिषद लिख सकते हैं, श्यामपट लिख सकते हैं, चार्ट पेपर लिख सकते हैं। यानी गणित को आपको सीखने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं उसे आप लोग पूरा लिखना है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन और आकलन के मध्य समानताओं पर प्रकाश डालें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा मूल्यांकन क्या होता है, ये आकलन क्या होता है। तो बिल्कुल मैं आप लोग को बताने के लिए ही आया हूँ। तो देखिए सबसे पहले लोग जानेंगे मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए मूल्यांकन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो मूल्यांकन, तो मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है फ्रेंड्स मापन और मूल्य निर्धारण। देखो मूल्यांकन जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है मापन प्लस होता है मूल्य निर्धारण। अब देखिए हम लोग ये जानना चाहेंगे मापन क्या होता है। जब मापन करते हैं, जब किसी संख्या के बारे में हम लोग काउंटिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं मापन, ठीक है। और उसके गुण के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो उसे बोलते हैं मूल्य निर्धारण। अब ये दोनों को ऐड को हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन। क्लियर है। या फिर आप लोग लिख सकते हैं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। उसके साथ साथ मूल्यांकन के द्वारा, यानी मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय की कमियों, उसकी विषय की रुचियों, प्रतिभा का आकलन करते हैं। क्लियर ना। यानी मूल्यांकन के द्वारा किसी छात्र की रुचि हो गया, फिर कमी हो गया, या फिर इंटरेस्ट हो गया, उस चीज़ के बारे में हम लोग पता करते हैं मूल्यांकन के बारे में। क्लियर है ना। या फिर मूल्य का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें क्या लिखा, देखिए आकलन के बारे में बोल रहा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग आकलन जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। तो आकलन क्या होता है आप लोग लिख सकते हैं। तो आकलन देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आकलन जो होता है वो मूल्यांकन का ही एक रूप होता है। आकलन जो होता है मूल्यांकन का ही एक रूप होता है। यानी कि देखिए ध्यान सुनिए, मूल्यांकन के पहले की जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आकलन। मूल्यांकन के पहले की जाने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं आकलन। क्लियर है ना। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं आकलन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या लिखा देखिए, गणित सीखने की आवश्यकता क्यों सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि देखिए गणित सीखने के लिए क्यों आवश्यकता है, आप लोग देखते हैं गणित का हर, यानी गणित एक सार्वभौमिक है या सतत है ये, यानी गणित हर जगह पे उपयोगी है, इसलिए हम लोग के लिए ज़रूरी बनता है। गणित आप लोग कोई भी विषय पढ़ते होंगे, चाहे साइंस पढ़िए, मैथ्स में तो काम आएगी, ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, हर जगह पे मैथ्स का उपयोग है, ठीक है। कॉमर्स पढ़िए, अकाउंट्स पढ़िए, सभी जगह पे यूज है। बाजार जाइए, घर में रहिए, हर जगह पे आप लोग को यूज है। तो उसके बारे में आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ के आप लोग स्टडी करके लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं ग्रुप सी में। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए गणित शिक्षण में आगमन विधि का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोगों को ये जानना पड़ेगा आगमन विधि होता क्या है। तो ये क्वेश्चन में भी चांसेस है एग्जाम में आ सकता है। तो आगमन विधि के बारे में मैं पूरा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, डिस्क्राइब एनालिटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, व्हाट आर इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो अधिगम में देखिए आगमन विधि, सबसे पहले फ्रेंड्स याद किया, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन कर नियम निकालते हैं। यानी देखिए ये जो नियम होता है, सबसे पहले याद रखिए आगमन विधि का जनक जो कहते हैं, यानी आज से आगमन, आज से देखिए आगमन विधि का जो जनक कहते हैं उसे अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अरस्तु को। याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता आगमन विधि का जनक किसे कहते हैं तो अरस्तु को कहते हैं। और इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का उपयोग कर हम लोग कोई नियम निकालते हैं। अब देखिए इसका जो रूल होता है, पहला इसका जो रूल होता है, देखिए आज से तो याद रखिए यह उदाहरण से नियम की ओर जाती है। इसका जो रूल होता है फ्रेंड्स वह उदाहरण से नियम की ओर जाती है। फिर देखिए यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, यानी कि जटिल से सरल की ओर जाती है। उसके साथ साथ विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन करवाता है। क्लियर है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर करवाती है, ठीक है। अब देखिए इसका चरण जो होता है, सर्वप्रथम एक उदाहरण पेश करते हैं, इस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, उदाहरण के आधार पर हम लोग पा सकते हैं कि नियम बनाया जा सकता है कि नहीं, इस प्रकार हम लोग इसे बोलते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बारे में कुछ और बताते, देखिए सबसे पहले आगमन जो विधि होती है फ्रेंड्स, याद देखिए आप लोग आगमन विधि में बता रहा हूँ। आगमन विधि जो होती है ना, वह एक
वैज्ञानिक विधि के रूप में भी मान सकते हैं हम लोग, यानी कि आगमन विधि को हम लोग वैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। तो हाँ देखिए, अगर क्वेश्चन इसमें और क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसके गुण और दोषों के बारे में लिखना है। तो देखिए गुण, आगे मैं गुण के बारे में बताता हूँ। तो इसका गुण क्या हो सकता है, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए पहला, ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक, यानी फ्रेंड्स ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक को नवीन ज्ञान को खोजने का मौका मिलता है। ठीक है, यानी इसमें बालक जो है ना नए नए ज्ञान को खोज सकता है। फिर इसमें बच्चे जो है ना ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, सरल से जटिल की ओर जाता है, स्वयं में से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, इसमें खुद सीखता है ना तो वो अधिकतम समय के लिए रहता है, ये लिख सकते हैं। अब इसका दोष के बारे में लिख सकते हैं। तो दोष इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। तो पहला इसका दोष जो है फ्रेंड्स, वो मैं बता नहीं रहा हूँ। पहला, इसमें अधिक समय लगता है। अगर बच्चों को मैं बोलूँगा बच्चा a+b का होल स्क्वायर आप लोग तोड़ के लाइए, तो उसे काफ़ी अधिक समय लगेगा। तो पहले इसमें अधिक समय लगता है, अधिक मेहनत एवं समझ की आवश्यकता होती है, यानी इसमें अधिक मेहनत चाहिए होता है, समझ की आवश्यकता होती है। एक तरह से अपूर्ण विधि है ये, और छोटी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आगमन विधि में आप लोग को बताने का प्रयास करूँ, और जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए तो वह निगमन विधि होता है। क्लियर ना। तो अगर क्वेश्चन बोले ना आगमन विधि का जनक किससे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। यह जो था उदाहरण से नियम की ओर चलती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। क्लियर ना। और सबसे पहले इसमें उदाहरण पेश किया था, उदाहरण के पेश के आधार पर हम लोग सब जारी करते हैं। जैसे बोलेगा कोई धनराशि जिसका प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपये है, 1000 रुपया, और आर दिया है 10% दिया हुआ है। अब इसमें बोलेंगे आप लोग का टाइम दिया 2 वर्ष। अब इसका बोलेंगे कि आप लोग को CI निकालना है, तो आप लोग को सबसे पहले फार्मूला बिना यूज किए आगे 1000 का 10% निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करें, फिर जो आया उससे फिर हम लोग 10% निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे आगमन विधि, बिना फार्मूला का यूज किए हुए। क्लियर है ना। तो इसको हम बोलेंगे आगमन विधि। क्लियर है। अब 2 सा कमी में बता दिया हूँ। अब आता हूँ मैं, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए तो उसे मैं बोलता हूँ निगमन विधि। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए कि फार्मूला किसी का, मान लीजिए देखिए हम लोग जानते हैं SI का फार्मूला क्या होता है। देखिए बिल्कुल आप लोग जानते हैं SI का फार्मूला होता है PRT/100। तो अगर इस फार्मूला से अगर हम लोग किसी चीज़ को सॉल्यूशन करते हैं तो उससे बोलेंगे निगमन विधि। लेकिन फार्मूला पर लाकर हम लोग किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं उससे बोलेंगे आगमन विधि। नेक्स्ट, अधिगम स्रोतों का उपयोग करते समय आने वाली रुकावटों से आप मुकाबला कैसे करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को स्वयं में लिखना फ्रेंड्स। टेक्स्ट बुक या फिर पुस्तक का अध्ययन कीजिए, पता चल जाएगा। अधिगम मैं बता दी हूँ क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेराइटीज़ ऑफ असेसमेंट। ये तो इसका देखता हूँ क्या लिख रहा है। क्वेश्चन था आकलन तकनीक कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। आकलन तकनीक कितने, सॉरी क्वेश्चन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आकलन तकनीक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, मूल्यांकन से पहले जो किया था, यानी कि मूल्यांकन से पहले की जाने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं आकलन। क्लियर है ना। अब इसके मुख्यतः 3 तकनीक होते हैं। पहला होता है अधिगम के लिए आकलन। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका जो होता है पहला होता है फ्रेंड्स अधिगम के लिए आकलन। पहला होता है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा होता है अधिगम का आकलन। अधिगम का, जी बिल्कुल फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए आकलन के लिए जो कुछ रूल होता है मैं उसके बारे में लिखा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका कुल 3 रूल होता है। पहला अधिगम के लिए आकलन, यानी पहला होता है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा होता है अधिगम का आकलन, दूसरा क्या होता है फ्रेंड अधिगम का आकलन, और तीसरा होता है अधिगम के रूप का आकलन। अधिगम के रूप का आकलन इसे आप लोग लिख लेंगे। पहला होता है फ्रेंड्स अधिगम के लिए आकलन, दूसरा होता है अधिगम का आकलन, और तीसरा होता है अधिगम के रूप का आकलन। मैं पहला बताता हूँ। देखिए पहला होता है फ्रेंड्स अधिगम के लिए आकलन, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए अधिगम के लिए जो आकलन होता है इसे हम लोग बोलते हैं रचनात्मक आकलन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रचनात्मक आकलन या फिर निर्माणात्मक आकलन। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो होता है शिक्षक और छात्र सक्रिय होते हैं, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं। याद रखेंगे ना, अधिगम के लिए जो आकलन होता है उसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव रहते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए ये जो होता है ना व्यवहारिक और संज्ञानात्मक पक्ष, इसमें दोनों शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें याद रखेंगे ना, यह जो व्यवहारिक और संज्ञानात्मक पक्ष इसमें दोनों शामिल होता है। यह प्रक्रिया पूरी समाप्त होने के पहले की जाती है, यानी कि पूरी समाप्त होने के पहले का। ये जो होते हैं कक्षा कक्ष में होते हैं, यानी मैंने क्लास में हम लोग ले रहे हैं, हम लोग भी एक टीचर के रूप में ही हैं, तो आप क्लास ले रहे हैं अपने, तो क्लास में ले रहे हैं ना, तो बच्चों से अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लासरूम में जितने क्लासरूम में आप वर्क कर रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे अधिगम के लिए आकलन, और इसे ही हम लोग बोलते हैं रचनात्मक आकलन। यानी कि ड्यूरिंग क्लास, यानी क्लास के दौरान आप लोग जो प्रक्रिया करें आप और शिक्षक
देखिए क्लास 3 चीज़ से मिलकर बनाता है, शिक्षक, विद्यार्थी और एक पुस्तकालय या सॉरी पुस्तिका। तो उसमें जितना फ्रेंड्स वर्क करते हैं स्टूडेंट के बीच में, यानी कि हम लोग किसी चीज़ को क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्यूज करते हैं या टेस्ट वगैरह लेते हैं हम लोग सामने से ड्यूरिंग क्लासेस, तो उसे हम लोग बोलेंगे अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, यह प्रक्रिया पूरी समाप्ति होने के पहले होती है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा आप लोग को, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए यानी कि इसमें जो था इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है। और इसमें जो था इसमें मौखिक प्रश्न उत्तर, वाद विवाद, वर्कशीट, ये सब सारे प्रक्रिया आती है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें मैं बताया था अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन। तो देखिए अधिगम, देखिए मैं लिखता हूँ काफ़ी कन्फ्यूजन ना हो, तो अधिगम का आकलन, तो अधिगम का जब आकलन होता है ना, याद रखेंगे फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अधिगम का आकलन, तो अधिगम का आकलन जो होता है ना वह संकलनात्मक होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, संकलनात्मक आकलन होती है, या फिर इसे योगात्मक भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है कोई कार्य समाप्ति के आधार पर जो होता है, जो कोई भी कार्य समाप्ति के आधार पर जो आकलन होता है उसे बोलते हैं हम लोग अधिगम का आकलन, यानी कि संकलनात्मक आकलन। इसमें जो होता ना, जैसे कोई क्लास हम लोग लिए थे, टेक्स्ट आप लोग मान कोई टीचर आप लोग को क्लास लिया, अब पढ़ाने के बाद वो चले गए, फिर आप लोग को एक एग्ज़ाम लेता है या फिर इंटरव्यू लेता है, प्रोजेक्ट तैयार करवाता है या फिर अर्धवार इंटरनल एग्ज़ाम ले रहा, तो वह सभी होगा अधिगम का आकलन। ठीक है, आज में हम लोग मान लीजिए कि फ्रेंड्स अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इंटरनली पेपर, तो वो क्या होगा, अधिगम का आकलन हो गया। ठीक है, इसमें शिक्षक एक्टिव होते हैं, यानी देखिए अधिगम का आकलन में शिक्षक एक्टिव होते हैं और अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक्टिव होते हैं। क्लियर है ना। एंड लास्ट होता है अधिगम के रूप में आकलन, यानी के रूप में आ गया, तो अधिगम के रूप में अगर रहेगा ना तो इसे हम लोग पहले बोलते हैं निदात्मक कार्य, निदात्मक का आकलन। तो इसमें छात्र स्वयं में अधिगम आकलन करते हैं, यानी कि स्वयं रूप में आकलन प्रक्रिया कहलाता है अधिगम के रूप में आकलन। इसमें विद्यार्थी खुद अपने आप को आकलन करते हैं। तो ये था इसके बारे में मैं बताने का पूरा भरपूर प्रयास किया। अब लास्ट एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनार से व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेमिनार। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोग ये जानना चाहेंगे सेमिनार होता क्या। देखिए सेमिनार, देखिए होता क्या है, देखिए किसी हायर क्लासेस में यूज की जाने वाली अनुदेशात्मक प्रविधि को सेमिनार कहते हैं, जिसमें सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि बड़े बड़े क्लास में किसी भी चीज़ बातों को अनुशासन के अकॉर्डिंग सामूहिक किया जाती है, तो उसे बोलते हैं सेमिनार। ठीक है, सेमिनार के काफ़ी प्रकार होते हैं। तो पहला होता है इसमें फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला जो रूप होता है उसे बोलता हूँ मैं लघु सेमिनार। क्या बोलता हूँ पहला को, लघु सेमिनार, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं मिनी सेमिनार। दूसरा होता है मुख्य सेमिनार, यानी कि मेन। ठीक है, तीसरा जो होता है वह राष्ट्रीय सेमिनार। क्या होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सेमिनार। और जो चौथा होता है वह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होता है, ये याद रखेंगे। यानी कि इसमें कुल कितने प्रकार होते हैं सेमिनार के, कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है फ्रेंड्स उसे याद रखिएगा, पहला होता है लघु सेमिनार, दूसरा होता है मुख्य सेमिनार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। लघु सेमिनार जो होता है इसे बोलते हैं मिनी, मेन, नेशनल और इंटरनेशनल। तो लघु जो सेमिनार होता है वो आपका क्लासरूम में होता है, यानी क्लासरूम में जितना आप लोग कर रहे हैं बच्चे रूप में, यानी मॉनिटर के रूप में जितने आप लोग, यानी कि क्लास रूप में जितने सारे प्रोग्राम कर उसे बोलेंगे लघु सेमिनार। और वही फ्रेंड्स अगर हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में करें, यानी कि पूरा इंस्टीट्यूट वाला शामिल होगा, तो उसे बोलेंगे मेन सेमिनार, यानी मुख्य सेमिनार। और वही फ्रेंड्स पूरे अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर की बात करें, पूरे अगर देश में कहीं किसी चीज़ पे हम लोग कर रहे हैं तो उससे बोलेंगे राष्ट्रीय सेमिनार। और पूरे विश्व में करेंगे, मान लीजिए एक यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, तो यहाँ पे अगर किसी बाहरी इंसान को जो उस चीज़ के लिए विशेषज्ञ है उसको बुलाकर हम लोग किसी चीज़ को सेमिनार करते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, तो उससे बोले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगर किसी क्लास में अगर स्पेशल हम लोग करवा रहे हैं तो उससे बोलेंगे लघु सेमिनार। अगर इंस्टीट्यूट में हम लोग करवा रहे हैं तो उसे बोले मुख्य सेमिनार। और वही फ्रेंड्स भारत के किसी जगह पे, यानी कि किसी कोई खास प्रोग्राम करवा रहे हैं, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि देखिए वन के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं सभी बच्चे लोग, या फिर योग दिवस के लिए हम लोग मान लीजिए कि एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो योग से जो संबंधित खास व्यक्ति उसे हम लोग बुलाकर अगर सेमिनार करवाते हैं भारत की किसी भी जगह पे, तो उसे बोलेंगे राष्ट्रीय सेमिनार। क्लियर है ना। और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व स्तर के लोगों को, यानी जो उसके लिए विशेषज्ञ है। जैसे फ्रेंड्स कोरोना आया था, तो कोरोना आया था ना, तो हम लोग WHO के अकॉर्डिंग हम लोग बैठक किए थे, पूरे भारत दिवस लिए किए थे, तो उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। क्लियर हो गया, बिल्कुल। बाकी अपने वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ चरण होते हैं, तो सेमिनार के जो चरण होते हैं वह काफ़ी अच्छे होते हैं।
पहला होता है फ्रेंड्स सेमिनार प्रस्तुतिकरण की तैयारी, यानी कि कोई भी सेमिनार का जो चरण होता है उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्रस्तुतिकरण के लिए तैयारी करना पड़ता है, यानी उसमें आपको मुख्य विषय और उप विषय के बारे में जाननी पड़ेगी कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि अभी देश के लिए सबसे बड़ा समस्या है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन आपका मुख्य विषय हो गया। अब उसका उप विषय के बारे में जानकारी रखेंगे, ये होता है, ठीक है। इसका सेकेंड होता है सेमिनार के लिए प्रस्तुतिकरण। थर्ड होता है सेमिनार प्रस्तुतिकरण की अनुवर्ती कार्य। तो इस प्रकार होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका बोले उपयोगिता क्या है, तो देखिए सेमिनार का अगर उपयोगिता आता है क्वेश्चन के लिखने के लिए, सेमिनार को उपयोगिता लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। देखिए उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास होता है इसमें, यानी इसमें जो इसमें पहला होता है फ्रेंड्स उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास होता है ना। और अनुदेशन को अधिगम करता केंद्रित बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। अब इसका सीमाएं जो होती है, देखिए इसका सीमाएं काफ़ी अच्छी है। देखिए पहला इसकी सीमाएं जो ना केवल उच्च शिक्षा स्तर के लिए होती है, यानी जितना सेमिनार होता है केवल उच्च शिक्षा स्तर के लिए होते हैं, बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता ये, ठीक है। उसके साथ साथ कई बार सेमिनार विरोधाभास होता है, ठीक है, ये विरोधाभास भी होता है क्योंकि हर सेमिनार से हर व्यक्ति खुश नहीं होता है, फिर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। और ये जो होता है ना केवल प्रतिभाशाली बालक के लिए होती है, उठा सकती है। इसका फ़ायदा केवल प्रतिभाशाली बालक ही उठा सकते हैं, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति यानी कोई स्पेशलिस्ट पर्सन आते हैं, वो ऑरली यानी कि ऑरली किसी चीज़ के बारे में अपना वर्ड रखते हैं, तो वो फ्रेंड्स जो प्रतिभाशाली बालक उसे ज़्यादातर समझ में आएगा। तो ये होता है सेमिनार के बारे में। तो देखिए कुछ कुछ टूटा फूटा वर्ड्स में मैं समझाने का पूरा एक्सप्लेन किया था, मैथमेटिक्स का पेपर था। और अगर होगा तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर अपना प्रयास करूंगा देने के लिए आंसर, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।